हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जियोपोल आईएएस में। और यहाँ पे हम एक बार आपके लिए फिर से लेके आए हैं आंसर राइटिंग सीरीज, एक आंसर राइटिंग सेशन जिसमें हम लोग एथिक्स की आंसर राइटिंग कर रहे हैं सो दैट यू गेट कंफर्ट, सो दैट यू हैव अ नैक ऑफ राइटिंग गुड आंसर, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एथिक्स पेपर जो जीएस 4 होता है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी आंसर राइटिंग सीखेंगे। यहाँ पे मैं दसियों बार बोल चुका हूँ कि वो पेपर ऐसा है जहां पे अगर आपको आंसर राइटिंग आती है देन यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 110 मार्क्स, जो कि टॉपर्स के आते हैं। और इसी पेपर में वो 10-20 मार्क्स का टोटल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, जो कि अदरवाइज किसी और पेपर में नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग सीखनी बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को हम लोग एम्फसाइज कर रहे हैं। कैसे? एक आंसर राइटिंग का सेशन लेकर आए हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं। हम लोग ने पहले 2024 का पेपर लिया है और उसी सीरीज में हम लोग ने 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब वन बाय वन डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 2024 का ही एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। पैटर्न हमारा वही रहेगा वीडियो का। हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद क्वेश्चन समझेंगे क्या है, क्वेश्चन में लिखने के लिए कंटेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके पास कंटेंट हो सके। फिर मैं बताऊंगा कि इसको 2 पेज का मिलते हैं आपको 10 मार्क क्वेश्चन में। तो 2 पेज में उतना जो नॉलेज आप अक्वायर करोगे, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन, उसको कैसे समेटोगे और 2 पेज में कैसे आपको वो आंसर लिखना है, क्या चीज जो मैं बता रहा हूँ उसको मतलब कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को एम्फसाइज करना है, किस चीज को अंडरलाइन करना है, कैसे हेडिंग बनानी है, ये सब लोग सीखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म, ignoring the substance of the matter results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is the one who ignores such litterness and carries out true intent. Examining the above statement with a suitable illustration. अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने आपको केवल इतना बोला है कि एग्जामिन करो इसको। एग्जामिन करो कि मतलब ये क्या बता रहा है। एग्जामिन का मतलब ये भी होता है कि आप इसके प्रोस कॉन्स देखो और थोड़ा सा यू हैव टू डेल्व डीपर इनटू द क्वेश्चन, कि मतलब जस्ट सुपरफिशियली नहीं, आपको थोड़ा सा अंदर जाना है, देखना है कि क्वेश्चन का रियल लाइफ में क्या प्रभाव है, मतलब इस स्टेटमेंट का क्या प्रभाव है, ठीक है। और सबसे खास बात क्या है इसमें पूछी गई, इसमें बोला गया है विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब है आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। आइदर यू गिव रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जो कि आप किसी सिविल सर्वेंट का नाम ले सकते हो, या फिर कोई रियल लाइफ इंस्टेंस जो हुआ है उसको ले सकते हो, या फिर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भी हो। तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए दैट दे शुड सूट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। और चूंकि यहाँ पे खास कर ये बोला गया है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो अगर आप भले ही क्या कहते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से समझा दो और स्टेटमेंट ना दो, तो यू विल लूज इन मार्क्स। दैट कैन आई से फॉर, ये मतलब पक्का है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करो इसको और एवरेज एक्सप्लेन करो, लेकिन साथ में यू ऐड 2-3 सुटेबल एग्जांपल्स, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म, इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ द मैटर। कई बार आपने देखा होगा कि कई चीज हम लोग ऐसे, कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग बोलते हैं कि इसमें सब्सटेंस नहीं है। फॉर्म तो अच्छा है इसका, सब्सटेंस इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि आप लोग क्या, कौन सी नई जनरेशन हो, मैं आपके ही एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मतलब फॉर्म और सब्सटेंस में क्या अंतर होता है। एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, पुरानी वाली नहीं, गोविंदा वाली नहीं, अभी टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार वाली। उसमें क्या था, फॉर्म का मतलब होता है कि मूवी का प्रेजेंटेशन बढ़िया था, आउटवर्ड अपीयरेंस बढ़िया था, एक्शन सीक्वेंस बढ़िया थे, अच्छे से एग्जीक्यूट किए थे, लेकिन और मतलब थोड़ी से गाने वाने भी थे आपके हिसाब से, लेकिन सब्सटेंस नहीं था। सब्सटेंस नहीं था मूवी में, तो क्या हुआ, मूवी फ्लॉप हो गई, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे जाइए वक्त में, जो पुरानी फिल्मों के थोड़े में देखिए, एक फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर थे पुराने, ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी की जब आप मूवीज देखेंगे, कई मूवीज हैं, आनंद जैसे उन्हीं की मूवी है, ठीक है। और आप लोग ने अगर नहीं देखी है तो मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप देखिए आनंद, बावर्ची, इस टाइप की मूवीज। उसमें देखिए फॉर्म को इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता था, ठीक है। बहुत सिंपल सूटेबल, मतलब अच्छे ड्रेस भी नहीं, सिंपल सूट मतलब सिंपल सोबर ड्रेस पहने रहते थे जितने भी कैरेक्टर्स होते थे, जितने भी
सिंपल कोई बहुत बड़ा सेट नहीं लगाते थे, सिंपल क्या कहते हैं, सेट पे सिंपल उसमें। लेकिन सब्सटेंस जो मूवी का जो स्टोरी लाइन होती थी ना, जो मूवी की मेन चीज होती है, वो बहुत इंपैक्टफुल होती थी। तो ये जो अंतर है फॉर्म और सब्सटेंस का, ये मैंने आपके जो आप देखते हो, आप समझते हो, उसके एग्जाम्पल से बता दिया। अब आइए देखते हैं कि सब्सटेंस और फॉर्म में अंतर क्या होता है। कहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर्म का मतलब क्या होता है और सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप बात करोगे तो फॉर्म का मतलब होता है emphasis on procedures, rules, outward appearance, टेक्निकलिटीज। आप इन चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो। फॉर्म का मतलब ये है कि आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, जिसमें आप रूल्स को एम्फेसाइज कर रहे हो, प्रोसीजर्स को एम्फेसाइज कर रहे हो, प्रोटोकॉल्स को एम्फेसाइज कर रहे हो, टेक्निकलिटीज एक्सेट्रा जितनी भी चीजें होती हैं उसको एम्फेसाइज कर रहे हो, एंड आउटवर्ड अपीयरेंस। अब आजकल देखिए, स्कीम्स पहले भी बनती थी, आज भी बनती है, लेकिन आप देखिए कि आजकल के जो स्कीम्स होते हैं उनके बहुत बढ़िया एब्रीविएशन होते हैं, सुनने में बहुत बढ़िया लगती हैं कि मतलब, लेकिन हो सकता है कभी कभी उसमें सब्सटेंस ज्यादा ना हो। तो ये क्या है, फॉर्म के ऊपर, पॉलिसी में फॉर्म के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है, बढ़िया सा स्कीम का नाम दे दिया गया है, कलरफुल इस तरह से, ताकि लोग कैची लगे, लोग क्या कहते हैं उसको देखें। लेकिन हो सकता है स्कीम में वो डिसीजन या उस पॉलिसी में उतना वजन ना हो या वो सब्सटेंस ना हो। तो ये सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस इज ट्रू इंटेंट। पॉलिसी क्या अचीव करना चाहती है, क्या उसका इंटेंट है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या वो आउटकम अचीव करना चाहती है, और डिजायर्ड आउटकम्स, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये चीज क्या है, ये चीज है सब्सटेंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर्म और सब्सटेंस ये होता है। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है। अदरवाइज एक फिलोसफी भी होती है फॉर्मलिज्म की, जिसको आर्ट और लिटरेचर में लोग फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है कि यही चीज जो फॉर्म्स होता है चीजों का, एस्थेटिक्स होती है आपके किसी भी आर्ट पीस की, किसी वर्क ऑफ आर्ट की, उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है रादर देन सब्सटेंस। तो उस चीज को हमें नहीं जाना है, बस खाली एडमिनिस्ट्रेशन में ये मतलब होता है। रूल्स और प्रोसीजर यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो रूल्स और प्रोसीजर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, टेक्निकलिटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और पॉलिसीज की ट्रू इंटेंट, उनका डिजायर्ड आउटकम्स, उसके ऊपर नहीं इतना ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन पे एक बार फिर से आते हैं। क्वेश्चन बोलता है माइंडलेस एडिक्शन। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। माइंडलेस एडिक्शन का मतलब, माइंडलेस का मतलब क्या है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अनथिंकिंग अटैचमेंट। आप अनथिंकिंग, बिना सोचे समझे फॉर्म से अटैच्ड हो, फॉर्म को लेकर कंसर्न हो इतना ज्यादा, और साथ में सब्सटेंस को क्या करो, सब्सटेंस को आप इग्नोर कर दे हो कि पॉलिसी का, पॉलिसी लाइक हो गई है, आप उसके ऊपर क्या कहते हैं, आप इग्नोर कर रहे हो, आप को मतलब समझ नहीं पा रहे हो। सिविल सर्वेंट के साथ ही होता है। और वो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो माइंडलेस एडिक्शन जब करते हैं किसी भी चीज के, खासकर पॉलिसीज वगैरह के, प्लान्स स्कीम्स के, माइंडलेस एडिक्शन का मतलब होता है रिजिड एंड अनथिंकिंग अटैचमेंट टू एनी पॉलिसी, प्लान और स्कीम। तो उससे क्या होता है कि वो फॉर्म पे ही अटके रह जाते हैं, और एज अ रिजल्ट जो स्कीम होती है वो अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ट्रू इंटेंट नहीं अचीव कर पाती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, पॉलिसी फेलियर हो जाता है, और पॉलिसी जो कि जो बेनिफिट उसको प्रोवाइड करना चाहिए, जिस लिए लॉन्च की गई थी, जिस लिए लाई गई थी, वो नहीं अचीव हो पाता है। तो एज अ रिजल्ट ये पॉलिसी का फेलियर है, एज अ रिजल्ट ये गवर्नेंस फेलियर है, एज अ रिजल्ट ये क्या है, डेमोक्रेसी का फेलियर है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि सिविल सर्वेंट्स, द वंस हु आर इंप्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज, द वन हु आर एग्जीक्यूटिंग दीज पॉलिसीज एंड प्लान्स, उनको सब्सटेंस को समझना चाहिए रादर देन फॉर्म। फॉर्म में बहुत चीज आती है जो हम लोग डिस्कस कर ली, तो उनको इस सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब सिविल सर्वेंट क्या करता है, इग्नोर करते हैं सब्सटेंस को, फॉर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, एज रिजल्ट क्या होता है, इनजस्टिस हो जाता है। इनजस्टिस का मतलब अन्याय। ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, ऐसे आउटकम्स क्रिएट होते हैं जो कि अनजस्ट होते हैं, जो कि अनफेयर होते हैं। देखने से लगता है कि इस जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी कॉमन मैन है, उसको मिलना चाहिए बेनिफिट, बट ही
उसको मिलता नहीं है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये इनजस्टिस उसको इनकर करना पड़ता है। साथ में ये भी बोला गया अ परसेप्टिव सिविल सर्वेंट, परसेप्टिव सिविल सर्वेंट मतलब वो अ माइंडफुल सिविल सर्वेंट, एक ऐसा सिविल सर्वेंट होना चाहिए जो इन सब चीजों को दिमाग में रखे। परसेप्टिव मतलब क्या है? परसेप्शन मतलब क्या है? जो परसीव करते रहते हैं हम लोग किसी को चीज को ध्यान से देखना। तो ऐसा सिविल सर्वेंट जो क्या कहते हैं इन सब चीजों को ध्यान में रखे इज अ वन हु इग्नोर सच लिटरनेस। लिटरनेस का इंग्लिश मीनिंग होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, शैलो अंडरस्टैंडिंग। जो इस तरह की शैलो अंडरस्टैंडिंग जो होती हैं उनको इग्नोर करे। और जो ट्रू इंटेंट होता है, ट्रू इंटेंट का मतलब यही है कि आपको सब्सटेंस, और जो ट्रू इंटेंट होता है, जो सब्सटेंस होता है उसको कैरी आउट करे, उसको अचीव करने की कोशिश करे। तो ये स्टेटमेंट में बोला गया है। आपको बस खाली एग्जामिन करना है विद सूटेबल इलस्ट्रेशन। तो जितना मैंने बताया है यही क्या कहते हैं आपको और एक्सप्लेन करना है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आपको और पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ साथ में सूटेबल इलस्ट्रेशन दिए जाएंगे, एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, ताकि आप अपने जो पॉइंट लिख रहे हो उसको सब्सटैंशिएट करो। अब एग्जाम्पल्स की क्या खास बात है? एग्जाम्पल्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि खासकर एथिक्स के पेपर में कि आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाला हो सकता है आपका जो लिख रहे हो, जो वर्ड्स में लिख रहे हो, जो पैराग्राफ लिख रहे हो, जो पॉइंट लिख रहे हो, ही मे नॉट, जो इवैल्यूएटर होता है, ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है, ही मे नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट थिंग। लेकिन अगर आप उसको एग्जाम्पल दे दोगे तो वो रीडली कैच कर जाएगा उसके दिमाग में, ठीक है। एक चीज तो ये होती है, एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो ये भी दिखाते हैं कि आपको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, आपको चीजों का एप्लीकेशन मालूम है। आपको मालूम है क्या कहते हैं कि जो थ्योरी पार्ट है एथिक्स का, वो रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेके आ रहे हो लिखने, तो इसका मतलब आपको रियल अंडरस्टैंडिंग है, आपको चीजों की, एथिक्स की रियल अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप उसका एग्जाम्पल दे पा रहे हो। तो जब भी आप एथिक्स का पेपर तैयार करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, या फिर कुछ और पढ़ें, तो उसको, चीजों को एक बार एथिकल पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल एथिक्स के पर्सपेक्टिव से सही है, तो क्या कहते हैं आप उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। अपने आंसर्स में उसको कहीं लिख लें, साइड में लिख लें, और साथ में ये भी लिख लें कि कहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम लोग लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे क्या इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज का ही आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, आज 19 अगस्त है, 19 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखो, तो उसमें क्या है कि एक वुमेन है जिसको क्या कहते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको अंडर फॉरेनर्स एक्ट कंट्री से, इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्सटेंस को नहीं फॉलो किया गया और फॉर्म को फॉलो किया गया है। तो इस तरह की चीजें एग्जाम्पल्स हैं। सूटेबल्स, आपको ये काम आपका ही रहता है, एक कैंडिडेट का ही रहता है कि वो एग्जाम्पल बटोरे। यहाँ पे मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे सपोज आप आगे 26 में दे रहे हो, 27 में दे रहे हो, तो उस टाइम के जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स वो ज्यादा सूटेबल होंगे आपके आंसर में। तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। खैर यहाँ पे तो हम आपको एग्जांपल्स बताएंगे ही कि सूटेबल एग्जांपल्स रहेंगे। कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो आज से 4 साल पहले हुए हैं, लेकिन आज भी सूटेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे कई एग्जांपल्स इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। जैसे एक मान लीजिए, एक एग्जाम्पल है कि एक आपने एक्ट का नाम सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा ओपन बनाना, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना तो उससे क्या होगा, उससे होगा जो सिविल सर्वेंट्स जो डिसीजंस लेते हैं उनके लिए उनको अकाउंटेबल बनाना। तो द मेन पर्पस जो है आरटीआई का, वो यही है, टू इंक्रीज द ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो उसको ये चीज है। लेकिन क्या होता है, हम लोग आरटीआई फाइल करते हैं, आरटीआई का जो जवाब देता है उस ऑफिसर का नाम होता है पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर होता है, इसको पीआईओ, एज अ पीआईओ अपॉइंट करते हैं। और वो क्या करता है, आपके जो इन्फॉर्मेशन आप मांगोगे उसको प्रोवाइड कराता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो मांगने का फॉर्मेट होता है वो सही नहीं होता है, वो गलत होता है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मांगोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं उनको फॉर्मेट लिखना नहीं मालूम होता है, जो आम पब्लिक होती है उसको इतनी टेक्निकल जानकारी नहीं होती है, टेक्निकलिटीज नहीं मालूम होती। तो जो आप एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपकी आरटीआई एप्लीकेशन जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो पीआईओ रिजेक्ट कर देता है आपकी, और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो यही एक बहुत सूटेबल एग्जांपल है ये, कि पीआईओ ने क्या किया, जो ऑफिसर है वहां पे उसने क्या किया, उसने फॉर्म के ऊपर ज्यादा इंफोसाइज किया।
फॉर्मेट को देखा कि फॉर्मेट में नहीं लिखी गई है, टू द करके नहीं लिखी गई है, ठीक है, रिस्पेक्टेड नहीं लिखा है, सिंपल सा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आरटीआई का एक अलग से वो आता है। तो इस तरह से नहीं लिखा गया है और आपको इसलिए इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी गई। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, आरटीआई एक्ट, गॉट डिफीटेड। वो जो उसका पर्पस है, टू क्रिएट मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं अचीव हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या कहते हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल है। और भी कई एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो क्या होता है, जो फार्मर होता है उसको गवर्नमेंट जो है क्रॉप कंपनसेशन देती है, उसके क्रॉप जो डैमेज हुआ है उसके बदले में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब मैं किसान हूं, मेरी क्रॉप डैमेज हो गई, अब मैं कंपनसेशन के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे कंपनसेशन, मेरे जो कंपनसेशन है, जो मेरी एप्लीकेशन है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो खेत है जो मैं जोत रहा हूं उस पे मेरा नाम नहीं लिखा है, मेरे दादा का नाम लिखा है। पट्टा जो है वो पट्टे पे भी नाम, चूंकि फैमिली की जमीन होती है, कभी लोग चेंज कराते हैं, कभी लोग नहीं चेंज करा पाते, टाइटल में अपना नाम नहीं लिखवा पाए, दादा ने नहीं लिखवा के दिया, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मुझे इस छोटी सी चीज, अब दादा भी नहीं है, जमीन मेरी ही है, गांव में जाके पूछो कि सब हर आदमी क्या कहते हैं, गवाही देगा कि इन्हीं की जमीन है। लेकिन चूंकि पट्टे पे मेरा नाम नहीं है, टाइटल पे, लैंड टाइटल जो होता है उस पर मेरा नाम नहीं है, रिकॉर्ड्स में मेरा नाम नहीं है, तो मुझे कंपनसेशन नहीं देगी गवर्नमेंट, या जो ऑफिसर जो दे रहा है वो नहीं देगा। तो ये भी ऐसे भी कई आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि जब बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो जाता है। ऐसा ही एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं, जिसमें आप देखोगे कि जब ऑफिसर, सिविल सर्वेंट फॉर्म को ज्यादा एम्फसाइज करता है रादर देन द सब्सटेंस ऑफ द पॉलिसीज, तो कितना ग्रेव इनजस्टिस हो सकता है। ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा सुटेबली फिट होता है। एक लड़की थी उड़ीसा में, जिसका नाम था 11 साल की संतोषी कुमारी। संतोषी कुमारी का क्या था, आपने पीडीएस का नाम सुना होगा, पीडीएस में क्या होता है, राशन मिलता है बीपीएल फैमिलीज को। गवर्नमेंट का कुछ एक डायरेक्टिव आया था कि जो राशन कार्ड होता है इट शुड बी लिंक्ड विद द आधार कार्ड। तो ये क्या कहते हैं, लिंकेज होना चाहिए राशन कार्ड का और आधार कार्ड का। अब उसकी फैमिली गरीब थी, उनको नहीं मालूम था कहाँ जाके लिंक कराएं, कहाँ जाके, तो उनकी फैमिली एज अ रिजल्ट नहीं करवा पाती। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उनको, खासकर कोरोना के टाइम पे, जब क्या कहते हैं बाहर काम भी मुश्किल से मिल रहा था, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनका जब लिंकेज नहीं होता है तो फैमिली को राशन नहीं मिलता है, 1 महीना 2 महीना नहीं मिलता। एज अ रिजल्ट वो फैमिली में जो 11 साल की लड़की होती है उसका नाम होता है संतोषी कुमारी, और डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, जहां पे था उड़ीसा में, सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट। सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि दैट गर्ल डाइड बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन। तो ये, अब जो बांटने वाला, राशन बांटने वाला ऑफिसर था, ठीक है, जो फेयर प्राइस का जो ओनर था, या फिर फेयर प्राइस शॉप जो होती है, जो राशन की शॉप होती है, उसका जो संचालक था, उसने क्या किया, उसने देख फॉर्म को, पॉलिसीज के फॉर्म को केवल उसी को क्या कहते हैं, उसी पे चिपका रहा, उसी का कंप्लायंस किया। लेकिन सब्सटेंस क्या होता है, पीडीएस सब्सटेंस क्या होता है, पीडीएस का जो सब्सटेंस है, जो उसका ट्रू इंटेंट है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो ये होता है टू अचीव फूड सिक्योरिटी, ताकि देश में ऐसी मौतें ना हो, आदमी सुरक्षा मिले, उनको खाद्य सुरक्षा मिले। ये सब चीज होता है कि जो रिक्वायर्ड इनटेक है फूड का, वो पब्लिक ले सके, ठीक है। पैसे के अभाव में, पैसे के कमी के कारण ऐसा ना हो कि जो आपकी कोई भी फैमिली या कोई भी गरीब इंसान, उसको राशन ना मिले। ये चीज क्या कहते हैं, ये पीडीएस का ऑब्जेक्टिव है, ये ट्रू इंटेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप प्रोसीजर के ऊपर, रूल्स के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आप जो सब्सटेंस है उसमें आप फेल हो रहे हो, और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, पब्लिक को इनजस्टिस फेस करना पड़ रहा है। और सबसे इसका बड़ा एग्जाम्पल आपने 11 ईयर ओल्ड गर्ल संतोषी कुमारी में देखा। तो ये जो चीजें हैं, ऐसे चीजें क्या कहते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको लिखने चाहिए, या फिर ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं। आप क्वेश्चन के पास एक बार फिर से चलते हैं और देखते हैं कि इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ द मैटर रिजल्ट्स इन रेंडरिंग ऑफ इनजस्टिस। इनजस्टिस होता है, तो केवल इनजस्टिस नहीं होता है, इसके कई और भी आपको चीजें मिलेंगी, मतलब कई और भी कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे व्हेन
Civil servants stick to the form rather than substance of the policies. When civil servant emphasize form rather than substance, तब क्या क्या होगा? एक तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इनजस्टिस होएगा, इट रिजल्ट्स इनटू इनजस्टिस। और इनजस्टिस कैसा? डिजायर्ड नहीं, आपके अनडिजायर्ड आउटकम्स देखने को मिलेंगे, अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको क्या कहते हैं, बेनिफिशियरीज के लिए ये आप इंपॉर्टेंट हुए। ये तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इसके आगे और देखते हैं क्या क्या होएगा। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड इनएफिशिएंसीज, ये भी है। जब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो फॉर्म्स को ही देखते रहते हैं या फॉर्म्स पे ही ज्यादा इंफोसाइज करते हैं, रूल्स के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर बहुत ज्यादा इंफोसाइज करते हैं, उसी के ऊपर चिपके रहते हैं, तो एज रिजल्ट क्या होता है, कोई भी पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 10 ऑफिसर का साइन चाहिए होगा। पहले नीचे वाला करेगा, ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला करेगा। इस तरह से क्या हो रहा है, पूरी एक हायरार्की बनी है, हर किसी के पास पॉलिसी जा रही है, डिसीजन लेना है, फाइल जा रही है हर किसी के पास, हर ऑफिसर्स को पढ़ेगा, साइन करेगा। और कहीं पे किसी एक ऑफिसर क्या गायब हो गया और एब्सेंस है उसकी, या फिर वहां पे पोजीशन वेकेंट है, तो एज अ रिजल्ट क्या होएगा, डिसीजन नहीं लिया जाएगा, डिसीजन में डिले होएगा। और जब डिले होएगा तो इनएफिशिएंसीज क्रिएट होंगी, सर्विस डिलीवरी जो होगी वो इनएफिशिएंट सर्विस, इनएफिशिएंटली हो जाएगी वो, मतलब सर्विस डिलीवरी जो पब्लिक को मिलनी चाहिए वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे कई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपका कंपनसेशन नहीं वाला था, सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं मेरे, लेकिन गवर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, वो एम्फोसाइज कर रहा है किस चीज के ऊपर, रूल्स के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर, कि भाई एक ऑफिसर का साइन नहीं है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। वो जो ऑफिसर जब आएगा, या आपने कई चीजों में देखा होगा, आपको छोटे छोटे अपने सर्टिफिकेट्स बनवाते हो, ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हो, इस तरह के। कोई ऑफिसर, लेखपाल गायब है, तहसीलदार गायब है, 5 दिन तक नहीं आ रहा, 5 दिन की छुट्टी पे है, घर गया है, आपको सर्टिफिकेट आपका लटक जाएगा 5 दिन के लिए, भले ही क्या कहते हैं आपको कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पे भी उसको सबमिट करना हो। तो ये सब चीजें जो हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं कि आप ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इसी को बोलते हैं, रेड टेपिज्म आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एड डिस्ट्रीब्यूशन, बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डिले हो जाएगा। एक्सक्लूजन एरर, एक्सक्लूजन एरर का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन, या फिर बेनिफिशियरी who is otherwise entitled to get benefit, entitled to get benefit, is excluded from benefits। एक ऐसा पर्सन जो अदरवाइज आपके जो कि अदरवाइज आपके इंटाइटल्ड है, उसको मिलना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी पूरे हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई छोटी सी इनएफिशिएंसीज हो गई, कोई छोटा सा डिले हो गया, कोई छोटा सा सर्टिफिकेट मिसिंग है, कोई छोटी सी चीज उसके पास नहीं है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो बेनिफिशियरी लिस्ट से बेनिफिट से उसका एक्सक्लूजन हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन एरर। एरर क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग, एरर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दैट पर्सन इज अदरवाइज एंटाइटल्ड, उसको मिलना चाहिए था बेनिफिट, लेकिन नहीं मिल रहा है क्योंकि एक सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास। फॉर एग्जाम्पल, आप माइग्रेंट्स, आपने देखो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम आपने देखी होगी। माइग्रेंट्स कौन होते हैं, जो अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन जो होता है, जो अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंट होता है, परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंट, उसको छोड़ के कहीं और जाके बस जाते हैं। आपने देखा होगा बड़ी सिटीज में, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में ऐसे माइग्रेंट्स बहुत रहते हैं। एज अ रिजल्ट उनके पास सब कुछ होता है, उनको क्या कहते हैं, पीडीएस चाहिए, लेकिन पीडीएस तब मिलेगा जब उनके पास प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होगा। अब वो रहते हैं किराए पे, या फिर रहते हैं कई छोटे झुग्गी झोपड़ी में, जिसको हम लोग स्क्वाटर सेटलमेंट्स बोलते हैं, स्लम्स बोलते हैं, वहां पे उनका जो एड्रेस होता है वो परमानेंट नहीं होता है, उसका सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलता है, तो उनके पास रेसिडेंस का
सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनका जो आधार कार्ड हो गया, उनका जो राशन कार्ड हो गया, उसके ऊपर उनके गांव का एड्रेस लिखा होता है। तो यहाँ पे उनको ये पहले होता था, हालांकि अब इसको पोर्टेबिलिटी कर दी गई है ऑफ राशन कार्ड, तो एज अ रिजल्ट उनको पहले कुछ साल पहले तक नहीं मिलता था। माइग्रेंट के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनका, अदरवाइज वो इंटाइटल्ड है, अदरवाइज वो बीपीएल है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, अदरवाइज उनके पास सब कुछ है, बस खाली उनका जो एड्रेस है वो दिल्ली का नहीं है, मुंबई का नहीं है, वो उनके गांव का है। तो एज अ रिजल्ट उनको बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। तो ये भी क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर पेपर वर्क, तो पेपर वर्क के ऊपर इतना एम्फेसिस करती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कि आपका एक्सक्लूजन एरर हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारे इनजस्टिस के ही फॉर्म है। क्वेश्चन ने इनजस्टिस बोला है, हम इनजस्टिस को ही बता रहे हैं। डिले होना किसी एग्जीक्यूशन का, बाढ़ आ जाए, रिलीफ क्या कहते हैं, मुझे आज मिलना चाहिए लेकिन मिल रहा है 15 दिन के बाद, ये ब्यूरोक्रेटिक डिले का एग्जाम्पल है। लेकिन क्या है, ये इनजस्टिस है। हो सकता है वो मदद मुझे 15 दिन के बाद मिल रही है, मैं उसका क्या करूंगा 15 दिन के बाद, मुझे 15 दिन पहले मिलनी चाहिए जब मुझे बाढ़ आई थी। तो ये सब चीजें, एक्सक्लूजन एरर, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ये सारे इनजस्टिस के ही रूप हैं। हालांकि मैंने इसको अलग अलग सब पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि पॉइंट्स, अब क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है, 2 पेज भी तो भरने हैं। तो वो सब चीजें ऐसे ही निकलेंगे। और क्या होता है, अंडरमाइनिंग द पॉलिसी, इंटेंट ऑफ पॉलिसीज। अब कोई भी पॉलिसी या लॉ या कोई भी चीज जो होती है, जो गवर्नमेंट बनाती है, उसमें क्या कहते हैं, एक चीज होती है आपका स्पिरिट, और दूसरी होती है लेटर। स्पिरिट का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं लेटर ऑफ द, वी फॉलो ओनली लेटर ऑफ द लॉ रादर देन इट्स स्पिरिट। तो लेटर ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट लॉ और रूल सेज, कि वो आखिर बोलता क्या है। और स्पिरिट क्या होती है उसकी, व्हाई दैट लॉ वॉज ब्रॉट अबाउट, कि क्यों वो लाया गया है, क्यों लाया गया है, ये चीजें मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एक्ट का भी नाम सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट। पीसीपीएनडीटी एक्ट किस लिए होता है, वो जो फीमेल फ्यूटिसाइड, जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, जो कि फीमेल फ्यूटिसाइड, जो फीमेल फ्यूटस होते हैं, उनको जेंडर बेस्ड वायलेंस, उनको पेट में ही मार दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ का जो लिखा होगा उसके अंदर, कि अगर आप ये करोगे, अगर आप ये पर्टिकुलर टेस्ट करवा रहे हो, उससे क्या कहते हैं, जेंडर आप पता लगा के मार रहे हो, तो वो क्या कहते हैं, उसका लेटर है। स्पिरिट क्या है उसकी, स्पिरिट ये है उसकी, कि ये लॉ लाया क्यों गया था। ये लॉ इसलिए लाया गया था क्योंकि जब हर 10 साल में सेंसस होता है, जब सेंसस हुआ तो ये पता लगा कि जो जेंडर रेशियो है, जो सेक्स रेशियो है, वो कम हो रहा है, खासकर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के अंदर। तो ये चीज क्या कहते हैं, ये उसकी लॉ की स्पिरिट है, कि उस सेक्स रेशियो को इंप्रूव करना, ठीक है, उस जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकना, ये जो इनह्यूमन प्रैक्टिस आ गई थी सोसाइटी के अंदर और फीमेल फ्यूटिसाइड, इसको क्या कहते हैं, कर्ब करना। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि लेटर और स्पिरिट का मतलब आप समझ जाओ कि इन दोनों का मतलब होता क्या है। तो जब फॉर्म के ऊपर अनड्यू एम्फेसिस होएगा, ठीक है, तो क्या होएगा, आप पॉलिसीज का जो इंटेंट है, जो उसका रियल मीनिंग है, जिस पर्पस के लिए लाए गए थे, वो अचीव नहीं हो पाएगा। आप फॉर्म में ही उलझे रह जाओगे। जैसे आरटीआई के केस में हुआ था, आरटीआई के केस में इंफॉर्मेशन डिनाई कर देते हैं पीआईओ, केवल इस वजह से फॉर्मेट नहीं पूरा है, फीस नहीं दी पूरी 15 रुपए की, ठीक है, आपने सही से लिखा नहीं एप्लीकेशन, या फिर आपने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं बताया, अपना रीजन नहीं बताया कि व्हाई यू आर डिमांडिंग दैट इंफॉर्मेशन, व्हाई दैट इंफॉर्मेशन इज सॉट। लेकिन क्या कहते हैं, पर्पस क्या था, लाइक इसलिए क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना। तो ये क्या कहते हैं, एज अ रिजल्ट पीआईओज ने या गवर्नमेंट ने जो फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन किया, तो उन्होंने जो इंटेंट है पॉलिसीज का, उसको अंडरमाइन कर दिया। उसको मतलब, अंडरमाइन का मतलब होता है कि उसका बेस ही काट दिया उठा के, उसको क्या कहते हैं, उसका रियल इंटेंट पूरा नहीं होने दिया उन्होंने। और ये भी सब इनजस्टिस का ही फॉर्म है। जब एडमिनिस्ट्रेशन
बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आपका फोकस करता है रूल्स के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर, तब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनोवेशन नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इनोवेशन को स्टिफल, स्टिफल का मतलब दबा देना, कर्ब कर देना। इनोवेटिव कई सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि अदरवाइज इनोवेटिव होते हैं, ठीक है, जो कि अदरवाइज क्रिएटिव होते हैं, उनको पॉलिसीज को अच्छे से क्या कहते हैं इंप्लीमेंट करना मालूम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एक सिविल सर्वेंट का नाम, जिसका नाम था पेम आर्मस्ट्रांग। पेम आर्मस्ट्रांग ने क्या किया था, वो नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में उसका जो स्टेट का नाम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, वो वहां पे सड़क बनानी थी। अब फंड नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्राउड फंडिंग करी, और क्राउड फंडिंग से उन्होंने एक 10 किलोमीटर की और 10 किलोमीटर से लंबी सड़क बना दी फॉर द बेनिफिट ऑफ विलेजर्स। तो ये सब जो चीजें हैं इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं, ये इनोवेशन से क्या कहते हैं जनता को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जब प्रोसीजर के ऊपर, फॉर्म के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है तो इनोवेशन दब जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको देता हूँ, इसरो के जब फॉर्मेटिव ईयर्स थे, इसरो के फॉर्मेटिव ईयर्स में क्या होता था कि उस समय हम लोग कौन सी पॉलिसी अपनाते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, इंपोर्ट नहीं मंगाएंगे। लेकिन इसरो को रॉकेट्स बनाने के लिए, आपके सैटेलाइट बनाने के लिए, तो जो सब्सटेंस चाहिए, सॉरी जो अप्लायंस चाहिए था, जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो इंपोर्ट के ही थ्रू आ सकती थी। इंडिया में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एज अ रिजल्ट क्या, लेकिन जब इंपोर्ट करने का जब इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट में 10 तरह के प्रोसीजर फॉलो करो, अदरवाइज क्या कहते हैं वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा था, ना सब्सटेंस ना अप्लायंस आ रहे थे, ना टेक्नोलॉजी आ पा रही थी, और यही चीज इनोवेशन जो है पूरा दब के रह जा रहा था। फाइनली क्या हुआ, इसरो के जो चेयरमैन थे सतीश धवन, उन्होंने इंटरवीन किया और एज अ उन्होंने बोला कि सारी प्रोसीजर जो बीच की है इंपोर्ट करने वाली उसको हटाओ, डायरेक्टली मैं साइन करता हूँ, डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। इनोवेशन फिर वहां से आपका इसरो क्या कहते हैं मतलब बन के निकला व्हाट इट इज टुडे। अदरवाइज वहीं पे इनोवेशन खत्म हो जा रही थी। ये चीज आप प्राइवेट उसमें भी देखते हो, प्राइवेट कॉर्पोरेशन में भी देखते हो कि जब बहुत बड़ी हो जाती है कोई, तो वहां पे वहां पे भी यही चीज आने लगती है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात है, क्या, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, रेड टेपिज्म, तो वहां पे भी इनोवेशन कम हो जाती है। नोकिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नो नोकिया के पास क्या कहते हैं टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं पाया, अपने फोन्स में सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि उनको इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 10 जगह उनको भी अप्रूवल्स चाहिए थे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मीन टाइम में जो जापानीज कंपनीज थी, आपकी साउथ कोरियन कंपनीज थी, वो टच स्क्रीन ले आए, और नोकिया एज अ रिजल्ट दे लूज इन द मार्केट। तो ये चीजें क्या कहते हैं पब्लिक में भी होती हैं, प्राइवेट में भी होती हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फेयर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो डरते हैं प्रोटोकॉल्स या रूल्स से, थोड़ा सा मतलब अलग जाने से, वो डेविएट नहीं होना चाहते हैं। दे हैव अ फियर ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम द प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निकलिटीज, बिकॉज उनको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा डेविएट कर दिएगा तो देन देयर विल बी डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी, मुझे पकड़ लिया जाएगा, कुछ भी डिसीजन गलत हो गया तो मेरे ही कॉलर पकड़ा जाएगा। तो वो करते नहीं है, वो इसको बोलते हैं सेफ खेलते हैं, दे प्ले सेफ, कि बस रूल्स फॉलो करो ताकि अल्टीमेटली जब नाम आए तो बोला जाए कि मैंने तो सारे रूल फॉलो किए थे, अब डिसीजन फ्रूटफुल नहीं हुआ तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, ऐसे कह के बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कैजुअलिटी क्या हो रही है, इनोवेटिवनेस खत्म हो रही है, क्रिएटिवनेस खत्म हो रही है, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वे टू टेक डिसीजंस, टू टैकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इनोवेशन चाहिए रहता है, टाइम के साथ, सोसाइटी के साथ, टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ इनोवेशन डिमांड करता है, ठीक है, इनोवेशन चाहिए होता है, तो वो चीज नहीं हो पाती। तो स्टिफलिंग इनोवेशन भी एक आपका। फिर साथ साथ जब जस्टिस क्या कहते हैं, अब इनजस्टिस होएगा तो मॉरल फेलियर होएगा स्टेट का। जब स्टेट प्रॉपर क्या कहते हैं आपका जस्टिस नहीं दे पा रहा है अपने सिटीजन्स को, तो मॉरल फेलियर होएगा स्टेट का, और इरोजन और पब्लिक का ट्रस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन में वो इरोड कर जाएगा। इरोड का मतलब रह नहीं जाएगा, देयर वुड बी इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब पब्लिक जो है वो कोई भी गवर्नेंस के किसी डिसीजन के ऊपर कंप्लाई नहीं करेगी या उसको मानेगी नहीं, या फिर यही नहीं ये सोचेगी कि ये हमारी गुडविल में नहीं लिया गया। ये पब्लिक की भी क्या गलती है, जब कोई डिसीजन इनको छोटे से छोटे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसमें इतना दौड़ना पड़ता है, तो फिर क्या करेंगे, उनका इरोजन ऑफ ट्रस्ट होता है गवर्नेंस के अंदर। तो ये सारे इनजस्टिस के ही फॉर्म है जो कि आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन के ऊपर फिर से वापस आते हैं, क्वेश्चन बोलता है परसेप्टिव सिविल सर्वेंट इज वन
हु हु इग्नोर सच लिटरनेस, जो इस तरह की लिटरनेस मतलब वही है कि शैलो अंडरस्टैंडिंग, जो इस तरह की शैलो अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर करता है और ट्रू इंटेंट को कैरी आउट करता है। तो परसेप्टिव सिविल सर्वेंट वो होएगा जो कि हमेशा बैलेंस बना के रखेगा फॉर्म में और सब्सटेंस में। फॉर्म सब्सटेंस का मतलब क्या है? सब्सटेंस, सिविल सर्वेंट का मतलब ही क्या होता है? टू सिविल सर्वेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है? टू अचीव गुड गवर्नेंस, टू अचीव जस्टिस इन सोसाइटी, टू अचीव फेयरनेस इन हिज डिसीजंस, ठीक है, टू अचीव पब्लिक वेलफेयर। तो वो पब्लिक वेलफेयर को अचीव करने के लिए, वो जस्टिस और फेयरनेस को अचीव करने के लिए, वो प्रोसीजर्स को अगर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े, थोड़ा सा डेविएट करना पड़े, तो वो करेगा। वो बैलेंस बना के रखेगा हमेशा आपका फॉर्म और सब्सटेंस के बीच में। परसेप्टिव सिविल सर्वेंट क्या करेगा? मेंटेन बैलेंस बिटवीन फॉर्म एंड सब्सटेंस। और क्या करेगा पाप? केवल इतना ही इसे लिखने से वो स्पिरिट ऑफ जो लॉ है उसको समझेगा, कि जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक चीज होती है स्पिरिट ऑफ द लॉ और एक चीज होती है लेटर ऑफ द लॉ। तो वो स्पिरिट ऑफ द लॉ को समझेगा और हमेशा उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए वो काम करता रहेगा। उसका समझेगा कि लॉज जो होते हैं वो सोसाइटल गुड के लिए लाए जाते हैं, ठीक है। वो अब जो प्रोसीजर्स जो होते हैं वो किसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, बेटर आउटकम को फैसिलिटेट करने के लिए लाए जाते हैं। दे आर नॉट एंड इन इटसेल्फ, दे आर अ मीन टू अचीव एंड। मीन्स और एंड का क्या अंतर है? एंड क्या होता है? फाइनल आउटकम। मीन्स क्या होता है? रास्ता। तो प्रोसीजर जो होते हैं किसी चीज को, वो गुड गवर्नेंस के लिए, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मीन्स होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एंड इन इटसेल्फ। तो वो रूल्स को ही भगवान नहीं मान लेगा, वो समझ जाएगा कि रूल जो है वो एक मीन्स है। वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करेगा, प्रमोट्स पब्लिक वेलफेयर। और लास्ट में एक पॉइंट, एक पॉइंट और लिख देते हैं लास्ट में, कि क्या होएगा आपका? ह्यूमन डिस्क्रिशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसे खास बात होती है कि मतलब ह्यूमंस की खास बात होती है कि डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? कि आजादी किसी चीज की वो मतलब जानते हैं। जैसे पब्लिक सर्वेंट्स, आप कहीं के डीएम हो, ठीक है, आप एक आईएएस ऑफिसर हो और आप कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और आपके पास ये एग्जाम्पल एथिक्स के अंदर आ चुका है, केस स्टडीज जो होती है उसके अंदर आ चुका है। एक लेडी आई या एक ओल्ड कपल आया जिनको क्या कहते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, पर दे आर नॉट गेटिंग इट। उनको नहीं मिल रहा था क्योंकि उनका पेपर वर्क पूरा नहीं था। छोटा मोटा नाम में इधर उधर स्पेलिंग मिस्टेक था, या फिर क्या कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट गायब था, लेकिन आपको दिख रहा है कि दे आर अदरवाइज एलिजिबल, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। और अगर उनको अब भी नहीं मिला, देन दे विल सफर मिजरेबली, बहुत ज्यादा सफरिंग होगी। तो फिर आप क्या करोगे? आप डिस्क्रिशन एज अ सिविल सर्वेंट अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करोगे और उनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करोगे कि जो भी सर्टिफिकेट थोड़ा सा नहीं क्या कहते हैं उनके पास है उसको बनवाया जाए विद इन रीजनेबल टाइम लिमिट, और उनको फाइनली बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, उनको एक्सक्लूड ना किया जाए किसी तरह के बेनिफिट से। अगर आप परसेप्टिव सिविल सर्वेंट हो, आप इस तरह के हो कि क्या कहते हैं आप फेयरनेस और जस्टिस को अचीव करना चाहते हो। लेकिन अगर आप रूल बाउंड सिविल सर्वेंट हो कि आप रूल ही फॉलो करोगे, प्रोसीजर फॉलो करोगे, तो आप तो सीधे भगा दोगे कि जाओ यहाँ से, तो आपका नाम नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, जाओ यहाँ से। तो ये चीज क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स के अंदर नहीं हुई। क्वेश्चन का पर्पस भी यही है, ठीक है, कि वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, किस तरह के सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो। इनफैक्ट हमें केस स्टडीज जो पूछे जाती है सेक्शन बी में, वो भी यही जानना चाहती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स यू विल बिकम वंस यू आर इन द सर्विसेज। आपका जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का
या उनको टैकल करने का क्या अप्रोच रहेगा, उस अप्रोच के ही अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, वो आपके मार्क्स जो होते हैं कम ज्यादा उसी के हिसाब से पता लगता है कि अगर आप सूटेबल हो तो केस स्टडी में ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, कम सूटेबल नहीं हो, आप एक सिविल सर्वेंट की तरह नहीं सोच रहे हो तो कम मार्क्स मिलेंगे एंड यू विल लूज, फाइनली लूज इन द मेरिट लिस्ट, आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाओगे, कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। तो ह्यूमन डिस्क्रिशन भी सिविल सर्विसेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं एक कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है। सिविल सर्वेंट्स वो केवल रूल को नहीं फॉलो करते हैं, वो ह्यूमन डिस्क्रिशन अपना अप्लाई करते हैं, ह्यूमन जो माइंड है ना उसको अप्लाई करते हैं कि ये दैट पर्सन इज अदरवाइज एलिजिबल, तो इसको मिलना चाहिए। तो ये परसेप्टिव सिविल सर्वेंट्स की कुछ बातें हैं, ऐसा सिविल सर्वेंट होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यही सब आपको लिखना था, एग्जाम्पल्स जितने मैंने बताए हैं उसको यूज कर सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लिखना चाहो तो कुछ और एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, आपने सुना होगा, मनरेगा में क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस एक्ट, ठीक है, जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है और 100 दिन का आपको अनस्किल्ड लेबर आपसे करवाया जाएगा और उसका आपको जो भी आपका वेज होंगे वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टाइप की है। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे भी बोला गया कि जो मनरेगा में नाम है, ठीक है, जो मनरेगा लिस्ट है, जो मनरेगा कार्ड बनता है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अब आधार लिंकेज जब कराया गया तो कई लोगों के आधार लिंकेज नहीं हो पाए, और कई जिनके आधार लिंकेज नहीं हो पाए उनका क्या हुआ, कई वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने 100 दिन काम किया, 150 दिन काम किया, लेकिन उनको वेज नहीं मिला, क्योंकि उनका आधार जो लिंक, उनका जो मनरेगा कार्ड बना था उससे आधार उनका लिंक नहीं था, या उनके बैंक डिटेल में प्रॉब्लम थी, या उनकी इनफैक्ट स्पेलिंग एरर थी छोटी मोटी। तो एज अ रिजल्ट उनको 3-3 4-4 साल तक वेज ही नहीं मिल रहा था। तो ये भी क्या है, आप इनजस्टिस हो रहा है कि नहीं, मैंने काम किया मुझे वेज नहीं मिल रहा उसका। तो ये चीज क्या कहते हैं, यही चीज है कि आप प्रोसीजर को ज्यादा फॉलो कर रहे हो और सब्सटेंस को नहीं। अरे छोटा आधार अगर नहीं लिंक्ड है तो करवा दिया जाए, और जिसको वर्कर है उसको बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाए। कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट, जो कोविड के कारण जिन लोगों की डेथ होती है उनको एक एक्स ग्रेशिया 50,000 का अमाउंट दिया जाए। लेकिन कई लोग जिनकी डेथ कोविड के कारण हुई थी उनको ये एक्स ग्रेशिया अमाउंट नहीं मिला, क्योंकि उनके डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड-19 का जो रीजन होता है, रीजन ऑफ डेथ, वो कोविड-19 नहीं था। तो एज अ रिजल्ट जो उनको ड्यू अमाउंट था उनकी फैमिली को मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने पहले बताए थे वो भी, और ये सारे एग्जाम्पल्स आप यूज करो, आपका आंसर एनरिच हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। और जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स, जितने सूटेबल एग्जाम्पल्स आप लिखोगे उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैंने आपको 2 4 5 एग्जाम्पल्स बता दिए और एक्स्ट्रा, ताकि आप अपनी जो भी आपकी मर्जी हो 2 पेज में जितना लिख सकते हो लिख लो। अब आते हैं, ये कंटेंट हो गया पूरा, जैसा कि हमने बोला था कि हमारे पैटर्न क्या रहता है, कंटेंट बताऊंगा, कंटेंट आप जान लीजिए, अब 2 पेज में समेटना कैसे इसको। तो पहले तो कोई भी आंसर रहेगा उसका आपका इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप सिंपली क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, mindless addiction to form, ignoring the substance of the matter results in rendering of injustice। तो आप फॉर्म को लिख दो, फॉर्म को समझा दो, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म और व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस, ठीक है, और कैसे क्या कहते हैं आपके इनजस्टिस होता है इसकी वजह से। तो आप सिंपली क्या कहते हैं आप लिख सकते हो कि फॉर्म रिफर्स टू द प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स, टेक्निकलिटीज, while the substance refer to the core true intent, desired objective of any scheme, plan and policies, ठीक है। when a civil servant mindlessly addicted या फिर have a rigid approach या unthinking approach, unthinking attachment to the form while ignoring the substance of the policies, तो क्या होता है, achievement, it hinders the achievement of desired outcomes and it finally results in injustice। तो
लिख लेते हैं हम लोग इसको। फॉर्म रिफर्स टू द रूल्स, प्रोसीजर्स, टेक्निकलिटीज एक्सेट्रा, आउटवर्ड अपीयरेंस भी लिख सकते हो, वाइल फॉर्म, ओ सॉरी, वाइल सब्सटेंस refers to the desired outcome or true intent of पॉलिसी या स्कीम, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगली लाइन आप लिखोगे व्हेन ब्यूरोक्रेट या व्हेन सिविल सर्वेंट्स हैव अ माइंडलेस एडिक्शन। ठीक है, माइंडलेस एडिक्शन के ब्रैकेट में, क्योंकि माइंडलेस सिलेक्शन एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड दे रखा है, तो आप उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो a rigid and unthinking attachment when a civil servant have a mindless addiction to the form while ignoring substance of any policy, then it hinders the achievement of desired outcome। desired outcome नहीं हो पाता है। फिर फाइनली क्या कहते हैं, ये आपकी अब आपका पेज इस तरह का होता है, 1 2, यहां पे इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, जितना मैंने बताया, और लिखोगे कि इनजस्टिस होता है। अब इनजस्टिस कैसे होता है वो मैंने क्या कहते हैं आपको कई अलग अलग टाइप के इनजस्टिस बताए हैं। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बताओगे आप, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज बताओगे, एग्जांपल्स देते जाओगे, ठीक है, अंडरलाइन करोगे इस चीज को। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज आप बताओगे, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के बाद आपका एक्सक्लूजन एरर होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सक्लूजन एरर आपका, और exclusion error, undermining the intent of policies, moral failure of, ठीक है, moral failure of state, stifling innovation, ये सब क्या कहते हैं आप यहाँ पे लिखोगे। ये पेज खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल्स जरूर देना है, अंडरलाइन करना है इसको, या फिर बॉक्स में कर देना है। एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं, या फिर एक लाइन में समझा दो। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास बढ़िया वाले तो एग्जाम्पल दे दो, और इन केस किसी के लिए एग्जाम्पल नहीं है तो एक लाइन में समझा दो, बात खत्म। इस पेज पे आओगे तो आप लिखोगे परसेप्टिव सिविल सर्वेंट इन अ वन इज वन, जो मैंने बताया था आपको, जो क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करके रखता है बिटवीन फॉर्म एंड सब्सटेंस, ही अंडरस्टैंड दैट स्पिरिट ऑफ लॉ, ट्रू स्पिरिट ऑफ लॉ, प्रमोट्स पब्लिक वेलफेयर, इस तरह का। और ये भी है हु यूजेस ह्यूमन डिस्क्रिप्शन, ये 4 पॉइंट या 5 पॉइंट, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि इतने ही पॉइंट लिखने हैं, आप इससे ज्यादा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी लिख दो। ये यहाँ पे लिखोगे, फिर क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स दोगे, क्या कहते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा क्या कहते हैं ये पेज, ये वाला इधर भी जा सकता है, थोड़ा सा इधर, और फाइनली क्या कहते हैं आप कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। कंक्लूजन इस क्वेश्चन में अच्छा बन सकता है। तो जब कीवर्ड एग्जामिन हो, यहाँ पे एग्जामिन बोला गया है, तो आपको कंक्लूजन जो है ना वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। आपका एग्जामिन का मतलब ये है कि आपने एग्जामिन कर लिया कि पूरे क्वेश्चन को, पूरे स्टेटमेंट को, और फाइनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि ऐसा होना चाहिए। एग्जामिन जब आप क्वेश्चन में केवल एथिक्स की बात नहीं कर रहे, आप कोई भी पेपर उठाओगे वहां पे अगर कीवर्ड एग्जामिन है, क्वेश्चन में एग्जामिन पूछा गया, तो इसका मतलब है कि आप कंक्लूजन में अपना ओपिनियन बताओगे, हालांकि वो आपका ओपिनियन ना भी हो, ठीक है, आपने किसी रिपोर्ट में किसी बड़े आदमी को लेकर कोट कर दिया है, कि या किसी रिपोर्ट में लिखा गया है, या फिर किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने बोला है, पार्लियामेंट ने बोला है, ठीक है, तो वहां पे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप बताओगे ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये चीज आप क्या कहते हैं, यहाँ कंक्लूजन आपका थोड़ा सा बेटर बनेगा। तो आपको ये लिखना है कि रोल ऑफ, कंक्लूजन में, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इज नॉट मेयरली टू इंप्लीमेंट रूल्स बट टू अपहोल्ड जस्टिस, फेयरनेस एंड डिग्निटी।
व्हेन फॉर्म्स, जो फॉर्म होता है, व्हेन फॉर्म्स जिसके हम बात करी, व्हेन फॉर्म्स बिकम इंपॉर्टेंट, it it then governance becomes mechanical and it results into injustice for citizens. इसीलिए क्या कहते हैं, therefore administrative decision must be guided not only by rules but also by context, compassion and constitutional morality. ठीक है, इस तरह का बढ़िया सा आप लिखोगे तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। मैं लिख देता हूं आपके लिए कि सिविल सर्वेंट का रोल केवल रूल को इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विस इसलिए नहीं बनाई गई कि रूल में, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इज नॉट merely to implement rules but but to uphold justice, fairness and dignity. Okay. When form becomes more important, then governance becomes mechanical and it results in injustice. As a result, आप लिख लो, as a result या therefore administrative decisions are not only guided by laws but also by compassion, constitutional morality and context. ठीक है, इस तरह का आप लिखोगे, बढ़िया कंक्लूजन, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, ये जो मैं इतना बताया आप प्रैक्टिस की, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होते, पर थीम जो होती है क्वेश्चन की वो रिपीट होती है। तो अगर आपने और पीआईक्यू से क्या होता है, पीआईक्यू से आपको ये भी पता लगता है कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है। पीआईक्यू इज द ओनली मींस थ्रू विच यू कैन गेट इनटू द माइंड ऑफ यूपीएससी। आप जान पाओगे कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है, किस चीज के ऊपर एम्फसाइज करती है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये आप लिखोगे। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जितना हम लोग ने यहाँ पढ़ा है, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया है, if you write even 30% of what I have taught you, what we have discussed, you will get more than 50% of the marks. ठीक है, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, यही मॉडल आंसर बनाने की क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मॉडल आंसर इससे बनाओगे, अगर क्वेश्चन थीम वगैरह रिपीट हो गई तो यही एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए हैं वो आगे का आने वाले कई सालों तक आप लिख सकते हो। ठीक है, जब पॉइंट्स जो मैंने बताए वो आने वाले कई सालों तक लिख सकते हो। तो पीवाईक्यूज के क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंस होती है। तो पीवाईक्यू इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 2 पेज में जो तो यूपीएससी के मार्केट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो यूपीएससी के पेज का फॉर्म होता है उसमें लिखने की कोशिश कीजिए और ये मॉडल आंसर बनाने की आदत डालिए। आपको पीवाईक्यूज के एक रजिस्टर बना के तैयार कर लेना है, जिसमें क्या कहते हैं, आप पीवाईक्यूज का क्या करेंगे, पूरा पीवाईक्यूज की एक मॉडल आंसर बना लेंगे 2-2 पेज के, क्योंकि यही 2 पेज मिलना है, यही 2 पेज आपको पढ़ के जाना है और यही 2 पेज में आपको रिप्रोड्यूस करना है सब कुछ। ठीक है, तो आपका कंटेंट 2 पेज में आना चाहिए, और 2 पेज में आने का सबसे बेस्ट बेस्ट तरीका है कि आप मॉडल आंसर लिखो। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा आपका एक 2024 का एक क्वेश्चन था। ठीक है, एथिक्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके पॉसिबल जितना भी पॉसिबल हो जाएगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वहां पे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन यहीं पे था, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगली बार जब मिलेंगे तो एक नया क्वेश्चन को लेके मिलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, और फिर एक आंसर राइटिंग की एक नया तरीका समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।